Hello everyone. In this lecture, we will discuss about the factor affecting vasomotor center कि particularly वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपके वैसोमोटर सेंटर को अफेक्ट करेंगे। और वैसोमोटर सेंटर हमने देखा था कि किस चीज़ को रेगुलेट करता है। इट इन टर्न रेगुलेट आवर हार्ट रेट, जो कि हार्ट रेट को रेगुलेट करेगा। इसमें भी स्पेशली अगर हम देखें तो वैसोमोटर सेंटर में तीन एरिया थे। एक था वैसो कंस्ट्रिक्टर एरिया, जो कि वैसो कंस्ट्रिक्शन कॉज कर रहा था और हार्ट रेट को इंक्रीज कर रहा था। एक था हमारा सेंसरी एरिया। इसके अलावा एक था हमारा वैसो डायलेटर एरिया, जो कि क्या कर रहा था, एक तो डायलेशन कॉज कर रहा था ब्लड वेसल का। और यहीं पर इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने क्या पढ़वाया था, सिंपैथेटिक फाइबर टू हार्ट, पैरासिम्पैथेटिक फाइबर टू हार्ट, जिसमें हमने दो टोन देखी थी। एक थी आपकी वैसोमोटर टोन और एक थी स्पेशली हमारी बेगल टोन। बेगल टोन का यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है और दैट इज द रीजन कि इससे पहले मैंने आप लोगों को वो वाला वीडियो कवर कराया था जिसमें हमने बेगल टोन और वैसोमोटर टोन देखी थी। नहीं तो मैं डायरेक्टली पर्टिकुलरली वैसोमोटर सेंटर के बाद ये वाला लेक्चर करा सकता था, लेकिन इसलिए बाद में कराया क्योंकि हमें बेगल टोन और वैसोमोटर टोन समझना जरूरी था। तो बेगल टोन क्या थी, इनहिबिटरी इंपल्सिस थी, स्ट्रीम ऑफ इनहिबिटरी इंपल्सिस, जो कि आपके वैसोडायलेटर एरिया से हार्ट तक जा रही थी, जो कि हार्ट रेट को डिक्रीज कर रही थी। तो पर्टिकुलरली जितने भी फैक्टर है ना जो वैसोमोटर सेंटर को कंट्रोल करेंगे, हार्ट रेट को कंट्रोल करेंगे, मेनली वो इसी बेगल टोन पर वर्क करते हैं कि आपको वैसोडायलेटर एरिया को कंट्रोल करेंगे, बेगल टोन को कंट्रोल करेंगे और इसके अकॉर्डिंग आपकी हार्ट रेट कंट्रोल होगी। तो आप इसे ये भी लिख सकते हो कि फैक्टर अफेक्टिंग बेगल टोन, है ना, या फिर रेगुलेशन ऑफ बेगल टोन। तो अगर किसी पे भी क्वेश्चन आए आप ये आंसर लिख सकते हो। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा फैक्टर है दैट आर इम्पल्सिस फ्रॉम हायर सेंटर। जैसे हमने देखा भी था कि चाहे वैसो कंस्ट्रिक्टर एरिया हो या फिर वैसो डायलेटर एरिया हो, सबको मेनली कंट्रोल कर रहे थे हमारे हाइपोथैलेमस और सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो पर्टिकुलरली ये जो हायर सेंटर है दे आर प्रेजेंट इन सेरिब्रल कॉर्टेक्स एज वेल एज हाइपोथैलेमस। सेरिब्रल कॉर्टेक्स में अगर हम स्पेशली बात करें, जैसे मैंने बताया यहाँ बहुत सारे एरिया होते हैं ना, एरिया नंबर 1, 2, 3 ऐसे 55 बहुत सारे एरिया प्रेजेंट होते हैं। अब पर्टिकुलरली यहाँ पर एक और एरिया होता है दैट इज एरिया नंबर 13 और एक इस चीज के साथ कंसर्न रहता है, इट इज कंसर्न विथ इमोशनल कंडीशन। अब इमोशनल कंडीशन से बस ये मत समझ लेना कि एकदम दुख बस समझ रहे हो कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। इमोशनल कंडीशन मीन्स कभी खुशी भी होता है, कभी गम भी होता है ना, कि मतलब कभी आप बहुत खुश हो कि कोई आपकी ज़िंदगी में आया तो गाना गा रहे हो, आए हो मेरी ज़िंदगी में तुम बहार बन के, और कुछ समय बाद पता चले ऐसी कंडीशन आ गई कि लब कुछ ना कहें तो अच्छा है, लब चुप ही रहे तो अच्छा है। तो चाहे खुशी वाली कंडीशन हो या फिर दुख वाली कंडीशन है ना, सैड हो गया, हैप्पीनेस हो गई, सारे इमोशन है। जब भी ये इमोशनल कंडीशन होंगी सो ड्यूरिंग द इमोशनल कंडीशन जो आपका एरिया नंबर 13 है इन सेरिब्रल कॉर्टेक्स इट एक्टिवेटेड या फिर स्टिमुलेटेड, और ये क्या करता है यहाँ से ना फिर आपकी इंपल्स जाएंगी और एक ऐसी इंपल्सेस रहेंगी इनहिबिटरी इंपल्सेस। सो इट्स एन इनहिबिटरी इंपल्सेस टू वैसोडायलेटर एरिया। वैसोडायलेटर एरिया के पास क्या भेजा, इनहिबिटरी इंपल्सेस, जो कि उसे इनहिबिट कर देंगी। और सिंपल सी बात है, इसका काम था बेगल टोन, बेगल टोन ही भेजता था इनहिबिटरी इंपल्सेस टू हार्ट, क्योंकि ये खुद इनहिबिट हो चुका है। अब पर्टिकुलरली आपकी जो बेगल टोन है वो डिक्रीज हो जाएगी, सो रिडक्शन इन बेगल टोन। और क्योंकि बेगल टोन यहाँ पर रिड्यूस हो रही है, सिंपल सी बात है ए इनहिबिट है, लेकिन आपकी वैसोमोटर टोन मीन्स जो एक्साइटेटरी इंपल्सेस हैं वैसो कंस्ट्रिक्टर एरिया से हार्ट तक वो तो नॉर्मल फंक्शनिंग कर रही हैं। तो सिंपल सी बात है यहाँ पर आपकी जो हार्ट रेट है ना वो इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज इन हार्ट रेट। और ये जरूरी भी है क्योंकि इमोशनल कंडीशन में चाहे खुशी हो चाहे दुख हो, आपको कहीं ना कहीं जो आपकी सेल की फंक्शनिंग है ना वो ज़्यादा होती है। उस वजह से हमें क्या चाहिए, ज़्यादा ब्लड चाहिए, ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। दैट इज़ द रीज़न कि वहाँ पर हार्ट रेट इंक्रीज होगी ताकि ऑक्सीजन आपकी बॉडी के ना प्रॉपर पार्ट में सभी जगह मिल सके। इसके साथ साथ आगे देखें तो हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस आपकी हार्ट रेट को समटाइम्स इंक्रीज भी करता है, समटाइम्स डिक्रीज भी करता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। इसके अंदर खुद बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हमारे पास है पोस्टीरियर एंड लैटरल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई, और स्पेशली यहाँ रे स्टिमुलेट होते हैं, सो दे कॉज टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया मीन्स क्या, इंक्रीज इन हार्ट रेट। इसके अलावा एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एंटेरियर न्यूक्लियाई, और पर्टिकुलरली ये क्या कॉज करता है, ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया मीन्स क्या, डिक्रीज इन हार्ट रेट, या फिर आप बोल सकते हो हार्ट रेट को स्लो करना। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन है, जब स्लो करना होगा तो पर्टिकुलरली आपका ये वाला न्यूक्लियस स्टिमुलेट होगा,
जब फास्ट करना होगा तो आपके ये वाले न्यूक्लियस स्टिमुलेट होते हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट फैक्टर की बात करें तो इम्पल्सेस फ्रॉम राइट एट्रियम। हार्ट में 4 चैम्बर थे ना, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। और पर्टिकुलरली ये जो राइट एट्रियम है यहाँ पर होता है आपका वीनस रिटर्न, मींस सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से पूरा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वीनस ब्लड, हमारे राइट एट्रियम में या फिर हार्ट में एंटर्स करता है। तो सिंपल सी बात मान लो कि अगर वो वीनस रिटर्न इंक्रीज हो गया है ना, जैसे ही वीनस रिटर्न इंक्रीज होगा, अब राइट एट्रियम में क्या होगा, प्रेशर बढ़ने लगेगा। आप बोल सकते हो कि वहां पर स्ट्रेचिंग होगी। एग्जाम्पल बहुत आसान सा समझ लो, इस तरीके से हमारे पास बलून है, जैसे होलियों में होता है, बच्चे क्या करेंगे, पिचकारी से इस बलून में भर देंगे कलर्स, है ना, वाटर। तो जैसे इसमें पानी भरता जाएगा इसकी स्ट्रेचिंग होगी, है ना। कई बार ऐसा होता है कि आपने ज़्यादा पानी भरा तो वो बलून ही फट गया। सेम एस यहाँ पर जैसे ही वीनस रिटर्न इंक्रीज हो रहा है, मीन्स आपके राइट एट्रियम में ज़्यादा ब्लड आ रहा है, वहाँ पर स्पेशली जो राइट एट्रियम की, मान ले हमने 4 चैम्बर बना दिए हार्ट के, राइट एट्रियम में जैसे ही वीनस रिटर्न इंक्रीज हो रहा है, इसकी जो बॉल है इन्हें यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर, वो स्टिमुलेट होने लगेंगे जैसे इसकी स्ट्रेचिंग होगी। तो स्टिमुलेशन ऑफ स्ट्रेच रिसेप्टर इन राइट एट्रियम, स्पेशली उसकी बॉल में, और जैसे ही वो यहाँ पर स्ट्रेचिंग होगी, यहाँ पर क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ इम्पल्सेस, कि सेंसरी इम्पल्स प्रोड्यूस होंगी। और पर्टिकुलरली ये जो सेंसरी इम्पल्स हैं अब ये कहाँ पर जाएंगी, आपके वैसोमोटर सेंटर तक, स्पेशली अगर हम देखें ना तो वैसोडाइलेटर एरिया तक। और इम्पल्स किसके थ्रू जाएंगी, थ्रू इंफीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक नर्व। हमने देखा भी था सिंपैथेटिक फाइबर में एक सुपीरियर सिंपैथेटिक नर्व थी, सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन, फिर हमने देखा था मिडिल सर्वाइकल गैंग्लियन। तो ये दोनों कर रहे थे मोटर फंक्शन, लेकिन पर्टिकुलर जो इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन से फाइबर निकल रहे थे वो सेंसरी फाइबर सर्व कर रहे थे, मींस सेंसेशन लेना। तो वो यहाँ से सेंसेशन कैरी करके जा रहे हैं वैसोमोटर सेंटर के पास, स्पेशली वैसोडाइलेटर एरिया के पास, और इस चीज को क्या कर रहे हैं, इनहिबिट कर रहे हैं। और जैसे ही आपका वैसोडाइलेटर एरिया इनहिबिट हुआ, सिंपल सी बात है, डिक्रीज इन बेगल टोन। और अगर आपकी बेगल टोन फिर से डिक्रीज हो गई, लेकिन जो आपकी वैसोमोटर टोन है वो कॉन्टिन्यूसली फंक्शन कर रही है, मींस इंक्रीज इन यहाँ पर हार्ट रेट होगा, जैसे हम बोलते हैं टैकीकार्डिया। और ये जरूरी भी है। रीजन क्या है कि वीनस रिटर्न इंक्रीज हुआ है। वीनस रिटर्न मींस इनपुट, कि आपके हार्ट में ज़्यादा ब्लड आ रहा, तो हमें ब्लड हार्ट से ज़्यादा पंप भी करना पड़ेगा, नहीं तो हार्ट की स्ट्रेचिंग हो जाएगी और वो डैमेज हो जाएगा। दैट इज द रीजन कि बेगल टोन इनहिबिट हो रही है और उस वजह से आपका टैकीकार्डिया कॉज हो रहा, मींस इंक्रीज इन हार्ट रेट। मींस हार्ट में जितना ज़्यादा ब्लड आ रहा, हार्ट उतना ही ज़्यादा ब्लड को पंप करेगा। इस रिफ्लेक्स को पर्टिकुलरली हम वेन ब्रिज रिफ्लेक्स भी बोलते हैं। और इसके साथ साथ हम देखें क्योंकि राइट एट्रियम से सेंसेशन जनरेट हो रहे हैं तो इसे राइट एट्रियल रिफ्लेक्स भी बोला जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट फैक्टर ऑफ वैसोमोटर सेंटर, दैट इज इम्पल्स फ्रॉम बैरोरिसेप्टर। तो अब पर्टिकुलरली इन इम्पल्सेस को समझने के लिए सबसे पहले हमें खुद बैरोरिसेप्टर को समझना पड़ेगा, तब तो हम देखेंगे ना कि किस तरीके से इनसे जो इम्पल्स प्रोड्यूस हो रही हैं वो आपके वैसोमोटर सेंटर को अफेक्ट कर रही हैं, और फिर आपका वैसोमोटर सेंटर आपकी हार्ट रेट को रेगुलेट कर रहा। तो इससे देखते हैं क्या होते हैं बैरोरिसेप्टर। फिर से बट को तोड़ो, एक वर्ड है हमारे पास बैरो और सेकेंड वर्ड है हमारे पास रिसेप्टर। अब आप लोगों ने ना बैरोमीटर सुना होगा, हिंदी में मैं कहूँ तो दाब मापी। पर्टिकुलरली इस वर्ड का मीनिंग है ना जो बैरो, इसका मतलब होता है दाब, प्रेशर। ऐसे होते हैं बैरोमीटर इंस्ट्रूमेंट जो कि क्या करते हैं, बहुत सारे एनवायरनमेंट में एयर के प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज होते हैं। तो बैरो रिलेटेड है प्रेशर से, और रिसेप्टर हमने देख ही लिया, रिसेप्टर क्या, जो किसी चीज को रिसीव करे, किसी भी टाइप के सेंसेशन को। तो बैरो रिसेप्टर आप बोल सकते हो प्रेशर रिसेप्टर, यानी कि ऐसे रिसेप्टर जो प्रेशर सेंसेशन को रिसीव करेंगे। सो दीज आर दी रिसेप्टर विच गिव रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन ब्लड प्रेशर। पर्टिकुलरली यहाँ ब्लड के प्रेशर की बात कर रहे हैं ना, एयर प्रेशर नहीं। तो ऐसे रिसेप्टर जो ब्लड प्रेशर में जब भी चेंजेस होंगे उस चीज को रिस्पॉन्स करेंगे, उन्हें हम कहते हैं बैरो रिसेप्टर। और दैट इज द रीजन कि हम इसे एक और नाम देते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज प्रेशर रिसेप्टर, क्योंकि जब ब्लड प्रेशर में चेंज हो रहा तब ये रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तब ये स्टिमुलेट हो रहे हैं। इसके बाद अगर हम इनकी सिचुएशन की बात करें या फिर टाइप की बात करें तो दो टाइप के होते हैं। एक आपके रहेंगे कैरोटिड बैरोरिसेप्टर जो पर्टिकुलरली आपके कैरोटिड साइनस में सिचुएटेड होते हैं। तो ऐसे बैरोरिसेप्टर जो कैरोटिड साइनस में सिचुएटेड हैं उन्हें हम बोल देते हैं कैरोटिड बैरोरिसेप्टर। और ऐसे बैरोरिसेप्टर जो कि बॉल ऑफ आयोटा
स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो आर्च ऑफ आयोटा, जो आर्च होती है ना आयोटा की, वहां पर प्रेजेंट होंगे, उन्हें हम कह देते हैं आयोटिक बैरो रिसेप्टर। इसके बाद अब हम देखते हैं इनकी नर्व सप्लाई, क्योंकि सेंसेशन ही तो देखने हैं, इंपल्सेस नर्व ही कैरी करती हैं। तो पर्टिकुलरली ऐसी नर्व जो आपके कैरोटिड बैरो रिसेप्टर को सप्लाई करेंगी वो होती है हमारी हेरिंग्स नर्व। अब पर्टिकुलरली हेरिंग्स नर्व एक छोटी सी ब्रांच है जो कि किसकी ब्रांच होती है, आपकी 9th क्रेनियल नर्व की। IX मीन्स 9th क्रेनियल नर्व। 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व होते हैं जो हमारे ब्रेन से निकलते हैं, तो उसमें 9th क्रेनियल नर्व, अगर मैं नाम इसका लूँ तो ग्लासोफेरेंजियल नर्व, उसकी ब्रांच होती है। किसे सप्लाई करेगी, कैरोटिड बैरो रिसेप्टर को। वहीं पर पर्टिकुलरली जो आयोटिक बैरो रिसेप्टर है उसे आयोटिक नर्व सप्लाई करती है। देखो नाम याद करना इजी होगा, आयोटिक को आयोटिक नर्व, जो की ब्रांच होती है हमारी 10th क्रेनियल नर्व की। 10th क्रेनियल नर्व कौन सी, आपकी वेगस नर्व। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, पर्टिकुलरली आपकी जो दोनों नर्व हैं, चाहे वो आपकी 9th क्रेनियल नर्व हो दैट इज ग्लासोफेरेंजियल नर्व, या फिर वो आपकी 10th क्रेनियल नर्व हो दैट इज वेगस नर्व, ये दोनों ही मिक्स्ड नर्व होती हैं। मीन्स ये सेंसेशन भी कैरी करती हैं, कहाँ से, पर्टिकुलरली इन्हीं ऑर्गन से जहाँ ये सप्लाई कर रही हैं, कहाँ लेके जाएंगी, हायर सेंटर में। और ये मोटर इंपल्स भी कैरी करेंगी जो कि हायर सेंटर जनरेट करता है, और उन मोटर इंपल्स को वापस इन ऑर्गन तक लेकर आएंगी। ये आगे बहुत काम में आएगा। तो ये था इसके बारे में बैरो रिसेप्टर क्या है। अब हम देखते हैं कि कैसे पर्टिकुलरली इस वैसोमोटर सेंटर को अफेक्ट करता है। तो अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ बैरो रिसेप्टर, और पर्टिकुलरली यहाँ पर जो फंक्शन होगा पूरा रिफ्लेक्स एक्शन में होता है, क्योंकि हम तो कंट्रोल कर नहीं रहे, अपने आप कंट्रोल हो रहा। और मैंने पहले ही बताया कि ऐसी प्रोसेसेस, ऐसे मूवमेंट जो कि अपने आप कंट्रोल होते हैं, उन्हें हम बोल देते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। तो इस पर्टिकुलरली रिफ्लेक्स को बोला जाता है मैरीज रिफ्लेक्स। तो सबसे पहले क्या होगा, देयर इज इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, क्योंकि मैंने पहले ही बताया ना ये रिसेप्टर कब स्टिमुलेट होंगे, जब ब्लड प्रेशर में चेंज हो, या तो डिक्रीज या इंक्रीज, मेनली इंक्रीज में। तो जैसे ही ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ, स्टिमुलेशन ऑफ बैरो रिसेप्टर, आपके बैरो रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाएंगे। और बैरो रिसेप्टर जैसे ही स्टिमुलेट होंगे, उनका काम है इंपल्स जनरेट करवाना। अब यहाँ पर क्या होंगी, इंपल्स जनरेट होंगी, और वो इंपल्स पर्टिकुलरली यहाँ पर आपकी जो नर्व है, एक तो वेगस नर्व, 10th क्रेनियल नर्व, साथ ही साथ 9th क्रेनियल नर्व, मैंने बोला था ना दोनों काम है, सेंसेशन को इनको उठाएंगी यहाँ से कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज है, और कहाँ पर लेके जाती हैं, आपके हायर सेंटर में। हायर सेंटर में कहाँ, स्पेशली आपके मेडुला ऑब्लंगाटा में। वैसे उसका भी यहाँ पर एक स्पेशली न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जो इन्हें कंट्रोल करता है, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस सोलाइटेरियस। तो वहां पर लेकर जाएंगी उस न्यूक्लियस के पास। अब वो जो न्यूक्लियस है इन इंपल्स को रिसीव करेगा कि हाँ यार ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा, इससे हमारे हार्ट में डैमेज हो सकता है, बाकी ऑर्गन में डैमेज हो सकता है ना, शॉक डेवलप हो सकता है। दैट्स वाई अब जो सेंटर है वो इससे क्या करेगा, कम करने की कोशिश करेगा, है ना, ऐसी इंपल्स जनरेट करेगा ताकि ये चीज़ कम हो सके, रेगुलेट हो सके, हार्ट को डैमेज ना हो। तो वो इंपल्स जनरेट हो करेगा पर्टिकुलरली जो आपका सेंटर है मेडुला ऑब्लंगाटा में, न्यूक्लियस सोलाइटेरियस। अगर आप इतना याद नहीं रख सकते, सीधे मेडुला ऑब्लंगाटा। तो क्योंकि पर्टिकुलरली इसका स्टिमुलेशन हुआ है, वैसोडाइलेटर एरिया का एक कॉन्टिन्यूसली इनहिबिटरी इंपल्स से सेंड करता है आपके हार्ट में, है ना, राइट वेगस थी, लेफ्ट वेगस थी, हमने पूरी चीज़ें डिस्कस की थी। तो यहाँ पर अब क्या होगा, धीरे धीरे जो इनहिबिटरी इंपल्सेस हैं, इसे हमने बोला था आपकी बेगल टोन, तो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, इंक्रीज इन बेगल टोन। अब क्योंकि बेगल टोन इंक्रीज है तो हमने बेगल टोन का फंक्शन देखा था। बेगल टोन जैसे ही इंक्रीज होती है ये पर्टिकुलरली आपके हार्ट रेट को डिक्रीज करती जाती है। सो इंक्रीज इन बेगल टोन यहाँ पर हो जाएगा डिक्रीज इन हार्ट रेट, जिसे हम बोल सकते हैं ब्रेडिकार्डिया। तो अगर हम इसे देखें तो ये रिफ्लेक्स क्या कर रहा, आपकी हार्ट रेट को कम कर रहा, मींस इनहिबिट कर रहा। तो ये है, इट इज द टाइप ऑफ कार्डियो इनहिबिटरी रिफ्लेक्स। कार्डियो मींस हार्ट, इनहिबिटरी मींस कम करना, इनहिबिट करना, और रिफ्लेक्स ऐसा रिफ्लेक्स जो हार्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज करे। इसके साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज बीपी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हार्ट रेट। अब पर्टिकुलरली ये जो मैरीज रिफ्लेक्स है, या फिर हम बोल सकते हैं मैरीज लॉ, ये क्या कहता है कि जो आपका ब्लड प्रेशर है वो हार्ट रेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मींस जब भी यहाँ पर हम देखें ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा तो आपका हार्ट क्या कर रहा है, हार्ट रेट को डिक्रीज कर रहा, दोनों इनवर्सली चल रहे हैं।
अब आप लोग के मन में एक डाउट हो रहा होगा कि भैया लेकिन जनरली तो हमने देखा हम दौड़ते हैं, हमने कोई भी जॉगिंग की, एक्सरसाइज की, तो हमारी हार्ट रेट भी बढ़ती है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, तब तो ये नियम पूरा इनका गलत हो गया। नहीं, एक्चुअल में ऐसा सिस्टम नहीं है। मेरिस रिफ्लेक्स में पर्टिकुलरली क्या होता है, जो बैरोरिसेप्टर है ना, वो सिर्फ तभी स्टिमुलेट होते हैं जब कोई भी पर्सन रेस्टिंग कंडीशन में है और उसका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है ना। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं हाइपरटेंशन वाले, तभी ये बैरोरिसेप्टर ये पूरा प्रोसेस करते हैं। पर्टिकुलरली जो आपकी एक्टिव कंडीशन है, एक्सरसाइज है, आप दौड़ रहे हो, रनिंग कर रहे हो, तब ये कीमोरिसेप्टर इस तरीके का कोई भी रिफ्लेक्स प्रोड्यूस नहीं करते। सो इट इज प्रोड्यूस ओनली इन रेस्टिंग कंडीशन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट फैक्टर जो कि आपके वैसोमोटर सेंटर को अफेक्ट करता है, दैट इज इम्पल्स फ्रॉम कीमोरिसेप्टर। तो अब फिर से इन इम्पल्सेस को समझने के लिए सबसे पहले हमें कीमोरिसेप्टर को समझना जरूरी है। तो पर्टिकुलरली और बट देखोगे ना, खुद ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मीन्स खुद ही खुद को एक्सप्लेन कर रहा। कीमो यहाँ पर जो वर्ड है ये पर्टिकुलरली इसका मतलब होता है केमिकल से रिलेटेड, है ना। जैसे पर्टिकुलरली आप लोगों ने कीमोथेरेपी सुनी होगी, ये पर्टिकुलरली एक ट्रीटमेंट होता है जो कि ड्रग्स के थ्रू दिया जाता है उन पेशेंट को जो कि पर्टिकुलरली कैंसर से सफ़र कर रहे हैं, है ना। एक्चुअल में ड्रग्स का काम क्या होता है कि जो कैंसर सेल का डीएनए है उसे खराब कर देना ताकि वो रेप्लिकेट ना कर सके और कैंसर आगे ना बढ़ सके। पर्टिकुलरली एक सेपरेट टॉपिक है जिसे हम डिसऑर्डर वाली या फिर जो डिसीज वाली सीरीज है वहाँ कवर करेंगे। अभी बस इतना समझो कि कीमो का मतलब हो गया केमिकल से रिलेटेड और रिसेप्टर जो कि रिसीव करें। तो ऐसे रिसेप्टर विच गिव रिस्पॉन्स टू चेंज इन केमिकल कंस्टिट्यूएंट, कि जो कि आपका जो केमिकल का कॉम्पोजिशन है अगर उसमें चेंजेस हैं तब रिस्पॉन्स दे रहे हैं, उन्हें हम बोलते हैं कीमो रिसेप्टर। इसके बाद इन्हें आप केमिकल रिसेप्टर भी बोल सकते हो। अगर इनकी भी हम सिचुएशन की बात करें तो कहाँ पर सिचुएटेड होंगे, ऐसे कीमो रिसेप्टर जो कैरोटिड बॉडी में सिचुएटेड रहेंगे उन्हें हम बोल देते हैं कैरोटिड कीमो रिसेप्टर। इन दी केस ऑफ हमने बैरोरिसेप्टर भी देखा। और ऐसे कीमो रिसेप्टर जो आपकी आयोटिक बॉडी में सिचुएटेड होंगे उन्हें हम कह देते हैं आयोटिक कीमो रिसेप्टर। नर्व सप्लाई की बात करें तो बैरोरिसेप्टर जैसे जो पर्टिकुलरली आपके आयोटिक कीमो रिसेप्टर हैं उन्हें कौन सप्लाई करेगा, आयोटिक नर्व। दिस इज द ब्रांच ऑफ 10th क्रेनियल नर्व, मीन्स आपके वैगस नर्व की एक ब्रांच। और जो आपके कैरोटिड कीमो रिसेप्टर रहेंगे उन्हें कौन सप्लाई करेगा, फिर से हेरिंग्स नर्व। दिस इज द ब्रांच ऑफ 9th क्रेनियल नर्व जिसे हम ग्लासोफेरेंजियल नर्व भी बोलते हैं। और ये वही पूरा सिस्टम के सेंसरी भी हैं, मिक्स भी हैं। पहले सेंसरी इंपल्स कैरी करेंगी हायर सेंटर तक, फिर वहां से मोटर इंपल्स। तो अब हम देखते हैं सीधे इसका फंक्शन। अब जैसे ही हमारी बॉडी में या तो हाइपोक्सिया डेवलप हो, हाइपोक्सिया मीन्स हाइपो मतलब होता है कम और ऑक्सीजन निकला ऑक्सीजन से, मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, या फिर हाइपर कैपनिया हो जाए मीन्स इंक्रीज इन हाइड्रोजन कंसंट्रेशन। मैन आप ऑक्सीजन को समझो, ऑक्सीजन की हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो गई। सारी सेल जो फंक्शन करती हैं ऑक्सीजन के थ्रू ही करती हैं, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स। अब ऑक्सीजन कम है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कम जा रही है, सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तब क्या होगा, ऐसे में सेल की डेथ होने लगेगी, है ना, नेक्रोसिस आप बोल सकते हो, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से। इस चीज को रोकने के लिए हमारा हार्ट अब क्या कोशिश करेगा कि एटलीस्ट हमारी बॉडी में जितना ब्लड है उसको तो ज़्यादा से ज़्यादा पंप करो, मीन्स अब यहाँ पर हमें हार्ट रेट को इंक्रीज करना है। तो यही फंक्शन रहेगा पूरा आपके कीमो रिसेप्टर का। जैसे ही हाइपोक्सिया हुआ, है ना, डिक्रीज इन ऑक्सीजन, इंक्रीज इन हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, मीन्स केमिकल में चेंज, आपके जो कीमो रिसेप्टर हैं वो स्टिमुलेट हो गए, स्टिमुलेशन ऑफ कीमो रिसेप्टर। और फिर से यहाँ से सेंसरी इंपल्स जाएंगी आपकी 9th क्रेनियल नर्व के थ्रू, 10th क्रेनियल नर्व के थ्रू, कहाँ पर, हायर सेंटर में, है ना, जो कि हमने देखा था न्यूक्लियस इन मेड्यूला ऑब्लंगाटा में। और ये जो मेड्यूला ऑब्लंगाटा ये इंपल्स जनरेट करेगा कि भाई अब हमें हार्ट रेट को इंक्रीज करना है ताकि ऑक्सीजन मिल सके। तो यहाँ पर अब क्या होगा, इनहिबिशन ऑफ वैसोडाइलेटर एरिया, वैसोडाइलेटर एरिया का अब इनहिबिशन होगा क्योंकि ये डिक्रीज करता है ना हार्ट रेट को। तो अगर हम इसी को इनहिबिट कर दें तो हार्ट रेट को डिक्रीज नहीं कर पाएगा। सो इनहिबिशन ऑफ वैसोडाइलेटर एरिया, क्योंकि वैसोडाइलेटर एरिया इनहिबिट हो चुका है तो बेगल टोन भी इनहिबिट हो जाएगी, मीन्स डिक्रीज हो जाएगी। और बेगल टोन डिक्रीज है मतलब आपकी वैसोमोटार टोन इंक्रीज हो गई, मीन्स ये चीज कंसीडर की जाता है ना, इट इज कंसीडर कि जब भी आपकी बेगल टोन डिक्रीज होती है वैसोमोटार टोन इंक्रीज होगी, मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो बेगल टोन डिक्रीज है, वैसोमोटार टोन इंक्रीज हो गई। और वैसोमोटार टोन क्या थी,
स्ट्रीम ऑफ एक्साइटेटरी इम्पल्सेस हमारे वैसो कंस्ट्रिक्टर एरिया से कहाँ तक, हार्ट तक, जो कि हार्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करवाए। मीन्स यहाँ पर हमें देखने मिलेगा टैकीकार्डिया, इंक्रीज इन हार्ट रेट, और जितना ज़्यादा हो सकेगा हमारा हार्ट ऑक्सीजन को पंप करेगा ताकि सेल की डेथ ना हो और सारी जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपर होते रहे। तो क्योंकि ये जो रिफ्लेक्स है पर्टिकुलरली, है ना, ये क्या कर रहा है, हमारी जो बॉडी है ना, उसकी पर्टिकुलरली जो हार्ट है उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा। मीन्स इट इज द टाइप ऑफ कार्डियो एक्साइटेटरी रिफ्लेक्स, है ना। कार्डियो मीन्स हार्ट और एक्साइटेटरी मीन्स इंक्रीज करना। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि आपके वैसोमोटर सेंटर को अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा और भी कुछ फैक्टर हैं बट इंपॉर्टेंट थे तो हमने इन्हें पढ़ा। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।